नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब से चंद घंटों की पहले की दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इस वक्त हमारे सामने हैं। एक तरफ तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने एक सेमिनार जो रजीम चेंज जो कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से इस्लामाबाद के एक निजी होटल में हुआ, वहाँ उन्होंने बड़ा जोर देकर ये कहा कि उन्होंने कभी भी नवंबर से पहले आर्मी चीफ लगाने का या किसी को भी आर्मी चीफ लगाने का फैसला नहीं किया था, बिकॉज सोचा नहीं था, बिकॉज वो फैसले मेरिट पे करते हैं। और ये तमाम जो नैरेटिव और बयानियाँ जैसे खुर्रम दस्तगीर साहब के हालिया चंद दिन पहले के इंटरव्यू से सामने आया है, ये एक गलत बयानिया है, बिकॉज शरीफ खानदान सोचता इस तरह से है कि उसे इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करना है। ये टुकड़ा भी मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरी तरफ एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि हुकूमत ने अब से चंद घंटे पहले, बल्कि आज सुबह ही ये कंफर्म कर दिया है कि उनके IMF के साथ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के हवाले से बातचीत जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गई है और बहुत जल्दी ये एग्रीमेंट जो है वो साइन हो जाएगा। ये दोनों डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिसको हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ने कहा क्या। अल्लाह के सामने हाजिर होकर ये बात करता हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना है। मेरे जहन में तो ये था कि जब टाइम आएगा मेरिट के ऊपर जो सबसे बेहतर होगा उसको मैं बना दूंगा। ये क्यों नवाज शरीफ को प्रॉब्लम था आर्मी चीफ का? क्योंकि नवाज शरीफ के चोरी का पैसा उसका इतना ज्यादा था कि वो चाहता था फौज को कंट्रोल करना। फौज से क्यों डर होता है? क्योंकि ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस, उनके पास रिपोर्ट्स होती है इनकी चोरी की, तो ये उनको कंट्रोल करना चाहते हैं कि वो अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो इनकी चोरी सामने आ जाएगी। ये जो इनकी अपने ज़हन में खौफ आ गया था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके बाहर पड़े। नाज़रीन, यहीं से बात को शुरू कर लेते हैं, बाकी टुकड़े हम आपको बाद में दिखाएंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब अली नवाज़ ऐवान साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, एक्स मेंबर नेशनल असम्बली हैं, स्टूडेंट रहनुमा भी रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं प्राइम मिनिस्टर के पाकिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट भी रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बिलाल कियानी साहब, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हैं PMLN के, बहुत इंटरनेशनल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक JP मॉर्गन में काम कर चुके हैं, मेंबर इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल हैं PMLN के। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ के स्टूडियोज। और सरवर बारी साहब जो पाकिस्तान के फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफन के सरबराह रहे हैं और पाकिस्तान के इलेक्शन के कवानीन और उसकी जो कन्वेंशन तो तारीख है उस पर उनकी बहुत गहरी नज़र है, उनसे भी बात करेंगे, खास करके पंजाब के इलेक्शन के हवाले से जिस किस्म के इल्ज़ाम जो है वो लग रहे हैं। अली नवाज ऐवान साहब, इस स्टेज पे क्या सिग्निफिकेंस है इमरान खान साहब की ये एक्सप्लेनेशन देने की कि मैंने किसी का भी नाम लिया नहीं, मैंने सोचा हुआ था कि नवंबर में मैं लगाऊंगा, क्यों वो कह रहे हैं? आपके सामने एक तो रजीम चेंज ओवरऑल आपके सामने है, पर सेकेंडली जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने एक टीवी इंटरव्यू के अंदर कहा, जो उन्होंने अपना एक्सेप्ट किया कि ये रजीम चेंज क्यों हुआ था, तो उसमें उन्होंने कहा कि नवंबर के अंदर एक बहुत मेन तकरीरी होने वाली थी और उस अपॉइंटमेंट के बाद पाकिस्तान के अंदर सारे इदारों को ख़त्म कर दिया जाता, अदलिया ख़त्म हो जाती, इलेक्शन कमीशन को ख़त्म कर दिया जाता, रोन दिया जाता और इमरान खान और हमारे केसेस का फैसला हो जाना था। 100 नए जजेस अपॉइंट हो जाने थे, 100 नए जजेस, 100 न्यू जजेस इन नैब जो एहतसाब कोर्ट्स हैं उसके अंदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस थी कि आपने जल्द अज जल्द स्पीडी ट्रायल्स के लिए आपने नए अपॉइंटमेंट्स करनी है नैब कोर्ट्स के अंदर। और उसके बाद हमने हमारे केस फाइनलिटी पे आने थे और मैं भी फारिग हो जाता, शबाशी भी फारिग हो जाता, मरियम भी फारिग हो जाती, सारे फारिग हो जाते। तो उसकी एक्सप्लेनेशन वो दे। उसके बाद मैं इस पे फिर आता हूँ कि क्यों दे रहे बिलाल के साहब, क्या ये भी मुमकिन है कि PMLN के माइंड के अंदर किसी ने ये आइडिया डाला हो? बिकॉज PMLN के पास तो इतनी इंटरनल इंटेलिजेंस नहीं होगी ना कि 60 नए जज या 100 नए जज इमरान खान ने सोच लिया है लगाने के लिए। जैसे अब आपकी गवर्नमेंट आई है तो खुद भी आप लोग मान रहे हैं कि हमें तो बहुत सी इकोनॉमिक चीज़ों का भी नहीं पता था कि कितने बुरे हालात हैं। तो इतनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कि इमरान खान ये सब कुछ करने वाले हैं अपनी चीफ लगा, ये तो फिर या तो स्पेकुलेशन होगी या तो ये तो अंदाज़ा लगाया गया होगा, खबर तो नहीं हो सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है आज आपने जिक्र किया कि ये इमरान खान साहब ने कोई सेमिनार किया इसके जी जी बिल्कुल, मैरियट होटल में बॉडी अब ये वेंटिलेटर पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी उसको झटके देते हैं, खत्म हो गई ये बात। क्या चीज़? ये जो आपका ये खतूत और कंस्पिरेसी वाला तमाशा है, यह बहुत हो गया। कोई नई कहानी ढूंढे, फवाद चौधरी से कहें, कोई इनके स्क्रिप्ट राइटर्स को कहें, बैठे हैं जरा, असद उमर साहब है, ये अली ऐवान साहब सामने बैठे हुए, ये सब बैठ के कोई नई कहानी खान साहब को दें, ये वाली खत्म हो गई, लोग बहुत बोर हो गए। और देखिए बात जो खुर्रम दस्तगीर साहब और जो हम सब ने विटनेस किया पिछले 4 साल में, वो ये किया कि एक ही साखियों पे आई हुई हुकूमत 2018 में आई और उसने 4 साल खान साहब ने अपना चेयरमैन नायब होने का शौक पूरा किया। उससे ज़्यादा उन्होंने
एक SHO होने का शौक पूरा किया, थानेदारी नैब को तो कंट्रोल नहीं करते थे जी अच्छा चले नहीं, वो तो नहीं करते थे ना, नैब को कोई और करता चले था। आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं, आप आवाम को बताइए। उन्होंने पूरा शौक पूरा किया, अमेरिका में जाके कहा मैं जेल में डालूंगा, मैंने डाल दिया, मैंने इसे उतार दिया, ये पूरी कौम ने देखा। बशीर मेमन साहब ने जो बातें की वो सबके सामने हैं, तो ये हकायक सबके सामने हैं। 4 साल ने सारी ऑपोजिशन को जेल में भी डाल दिया, क्या मुल्क के साथ के आटे की कीमत डबल होगी, चीनी की कीमत डबल होगी, हम नेट इंपोर्टर बन गए, वो सारा कुछ आवाम के सामने, हम तो थे ही चोर। ये तो एनालिसिस हो सकता है ना, एनालिसिस ही तो दे रहे हैं, यही तो क्या नहीं सर, मैं आपको आपने एक माइंडसेट की बात की, आपने इस अप्रोच की बात की, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, खान साहब का खदशा और उनका खदशा ये था कि एक मसनूई हुकूमत जिसके टिकट के इंटरव्यू भी वो शायद खुद नहीं लेते रहते 2018 में टिकट बांटने के लिए, वो एक जमात जो खड़ी हुई उन बैसाखियों पे, उसको ये डर था कि अब बैसाखियां गई तो हमारी तो कोई सियासी फाउंडेशन नहीं है। ठीक है। तो अब जब वो फाउंडेशन नहीं है तो फिर हमारे साथ तो क्या होगा? एनालिसिस हुआ ना, तज्जिया हुआ ना। अच्छा चलें, आप लोगों ने अंदाजा लगाया, एंड मैं नहीं कह रहा कि गलत लगाया होगा, इंटेलिजेंट एनालिसिस सर, लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब ने तो इसको एक फाइनलिटी से कहा ना कि ये प्लान था इनका। सर ये हकीकतें थी, तो इसलिए ही खान साहब ने मार्च में ये जानते हुए कि मईशत ये वजन नहीं उठा सकती, ये आग लगा के गए, खुद ज़र मुबादला के ज़ुखायर को क्रिटिकल लेवल पे करके, IMF के प्रोग्राम को सस्पेंड करके, ये मुआशी हालात ये जानबूझ के लगा के गए कि अगर हम हुकूमत में नहीं रह सकते तो हर चीज़ को आग लगाएंगे। तो खान साहब, और इसी वजह से खान साहब अब 4.25 साल सारी अपोजिशन को जेलों में भी डाल दिया। उन केसेस की, नैब की कारकर्दगी की हकीकत लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की दीगर जजमेंट्स में लिखी हुई है, वो सबके सामने है। अब खान साहब इसीलिए अब जब भी ये सेमिनार कभी उस पर करेंगे, इनसे कहें सेमिनार करें अपनी 4 साल कारकर्दगी पे, अब जब उसका बड़ा जिक्र किया, कौन सा जिक्र करने का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे जो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन थी 10% की, मैं आपको बताता हूं 2 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर खींचे धकेले गए पिछले 4.25 सालों में। 60 लाख से ज्यादा लोग गरीब की बेरोजगार किए गए हैं। कर्जे आपके जो है 78, तो आपने कहा कि उसकी बात करें, तो मैंने कहा उसकी बात की। जी अली नवाज अमान साहब, ये तो खैर बिलाल कियानी सर की बात से पता चलता है कि एक बड़ा इंटेलिजेंट गेस उनका था, उन्होंने डॉट कनेक्टिंग की कि इमरान खान साहब ये सब कुछ कर सकते हैं बिकॉज आपकी जमात सियासी तौर पे कमज़ोर है और वो ये सब कुछ कर सकते हैं। अब डॉट कनेक्टिंग ये है कि इमरान खान साहब ऐसे वक्त में ये कह रहे हैं जब इजाज़ुल हक जनरल हक साहब के मरहूम के साहिबजादे ने एक टेलीविजन इंटरव्यू दिया है और कुछ उनकी ड्यूटी भी लगाई गई है कि कोई हल निकालें, मेडिएट करें, और उन्होंने इंटरव्यू में यही कहा कि हल निकालना है। उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सही रवश और सही चीज़ें अपनाएं। तो क्या इमरान साहब सिग्नलिंग कर रहे हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर? अजय, पहले एक तो बात कि कोई कहते हैं भूल जाएगा, ये पुरानी रवायत है नून लीग की, ख्वाजा आसिफ से स्टार्ट हुई थी। जब पनामा पेपर्स आए थे तो ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में खड़े होकर कहा था, जो नवाज शरीफ बोलने लगे कि 10 दिन से सारा पाकिस्तान भूल जाएगा, छो एक्सप्लेनेशन देने की कोई गल नहीं। फिर आपके सामने 4 हल्कों के बारे में भी यही कहा जाता था, भूल जाएगी पाकिस्तान की अवाम धांधली को, पर पाकिस्तान की अवाम नहीं भूली। इसी तरह इस रिजीम चेंज को भी नहीं भूला जाएगा। अच्छा। असल चीज़ ये है कि आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि पाकिस्तान में हुआ क्या और रीजंस व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड। क्या एब्सोल्युटली नॉट को अब एब्सोल्युटली यस नहीं कहा जा रहा। आपके बहुत सारे तजिया नगार जो पहले तजिया देते होते थे, आजकल वो नवाज शरीफ को मिलने के बाद क्या तजिया दे रहे हैं? वो तजिया ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका को स्ट्रेटेजिक यूज के लिए अड्डे दे देने चाहिए। वो ये क्या बात कर रहे हैं? हसन हक्कानी का ट्वीट आपके सामने है। ये किसने कहा है? ये तो आपको नजम सेठी साहब ने कहा। नजम सेठी साहब ने भी कहा कि हुसैन हक्कानी ने कहा। नजम सेठी ने कहा, हुसैन हक्कानी ने ये कहा है कि आपको अगर मुत्तहद बन के थोड़ा सा नीचे रह के इंडिया, इस्राइल और अमेरिका की गुलामी भी करनी पड़े तो उसमें कोई मतलब इकोनॉमिकली फिजिबल होने के लिए उसमें भी कोई मतलब बुराई नहीं है, आप कर लें। उसके बाद आपके सामने है कि जिस तरह रिजीम चेंज होती है और उसके बाद देखें हुआ क्या, पहले साजिश हुई, फिर मुदाखलत हुई और फिर नवाजिश हुई। अब नवाजिश भी कियानी साहब को कह रहे हैं डेड हो गया, बोरिंग हो गया। नहीं नवाजिश क्या हुई, मैं एक बात बता रहा हूँ ना, क्या बयानिया आपके सामने आपने क्या कहा, हम क्यों चेंज कर रहे हैं, हम क्यों लेके आ रहे हैं, हम क्यों वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं, नो कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं कि पाकिस्तान की मीशत बहुत बुरी, पाकिस्तान में गुर्बत अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर है, पाकिस्तान में एक आम पाकिस्तान का जीना दो भर है, हम आएंगे। इस वक्त जो 16 रुपए का यूनिट है हम वो 12 रुपए के ऊपर ले आएंगे। पुराना पाकिस्तान जी मैं बताता जाता हूँ, सुनते 12 रुपए का प्रॉमिस किया हुआ था कि यूनिट 12 अपनी फिक्शन की कहानी मैं अभी भाई साहब को भी सुना रहा था। अगर ये फिक्शन है तो मिफ्ता को निकाल देना चाहिए, इनको बात हो रही है, डॉक्टर साहब जा रहे हैं निकाल दें। जो आप किसी पे स्क्रिप्ट सुना रहे हैं वो सुना ले, मैं 12 रुपए का जवाब देता हूं। इस्माइल घिसी पिटी बातें करते हैं तो फिर भी निकाल देना। नहीं सर, वो आपकी बातें, उनका मैं जवाब दे दूंगा। मिफ्ता ने कहा, मैंने नहीं कहा भाई, उसका जवाब। अच्छा दूसरी तरफ बेफिक्र अच्छा जी बिल्कुल दें, आपका राइट
एक बनता है जवाब। बारी साहब तैयार रहे, मैं आपकी तरफ दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि पुराना पाकिस्तान वापस आएगा और जो आपकी पेट्रोल प्राइसेस हैं वो पुराने पाकिस्तान के रेट पे आ जाएंगी, 70 रुपए लीटर मिला करेगा। वो ये कहते हैं कि आटा जो अभी 85 रुपए मिल रहा है वो 35 रुपए मिला करेगा, और पाकिस्तान के अंदर जितने भी इन्होंने काम है उसको रिवर्स कर दिया जाएगा। अब आए हैं और इसके साथ किया क्या है, जो उन्होंने कहा था कि 12 रुपए यूनिट मिलना चाहिए, आज 13 रुपए यूनिट, 5 रुपए की हम सब्सिडी देके गए थे जो 16 रुपए यूनिट था हमारे टाइम पे, वो उनको विड्रॉ किया। 7 रुपए 97 पैसे बिजली आज महंगी पी, तो आप समझिए 13 रुपए। और जो फ्यूल एडजस्टमेंट है, क्योंकि डॉलर आपका फ्री फ्लो पे चला गया हुआ है, 215 में इंटरबैंक में कहीं ना कहीं जाके टच कर रहा है। आप ये समझ लें कि पाकिस्तान 3-4 रुपए गिरा था आज, मैं वैसे उस पर आता हूं, मैं उसके ऊपर होगा क्या, अराउंड 30 से 40 रुपए के बीच में स्टैंड बाय एग्रीमेंट, 30 से 40 रुपए वो स्टैंड बाय आते हैं, वो भी आते हैं 30 से 40 रुपए फी यूनिट के हिसाब से जो लाइफ लाइन तो चाहते हैं कि डॉलर नीचे आए, मैं तो अपने भाई को पैसे देने ठहरे। एक सेकंड, बारी साहब ये गैर रवायती सवाल आपसे पूछने लगा हूं, बिकॉज आपको आदत है कि आप सिर्फ ज़रा है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे सिर्फ इलेक्शन के हवाले से सवाल पूछा जाएगा, लेकिन ये जो पता चल रहा है कि नवाज शरीफ साहब को मिलके बेसिस का कह दिया है नजम सेठी साहब ने कि भाई हरज नहीं है, नवाज शरीफ साहब सोचते हैं और लोग कहते हैं ऐसे, और इमरान खान साहब उसके बहुत मुखालफत करते हैं। अगर अमेरिका को आप क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान बेसिस दे दे और उससे फायदे उठा ले अफगानिस्तान के हवाले से, तो उसमें आपको क्या, उसमें खराबी क्या नजर आती है, हरज क्या है? देखिए, खराबी तो बहुत बड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान जिस खित्ते में मौजूद है वहाँ पर आपके चाइना के साथ बहुत करीबी मरासब हैं, और अमेरिका चाहता है कि उसको कुछ फुट होल्ड मिले एशिया के किसी मुल्क में, और जो कि चाइना के बहुत करीब हो, तो वो एक बड़ी ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। ऐसे ही है कि कोई बड़ा जो इलेक्टेबल है उनको ढूंढ के लाया जाए, तो फिर वहाँ पर जो पार्टी कमज़ोर है वो मजबूत हो जाए। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि अमेरिका की पूरी कोशिश है कि यहाँ पर एक ऐसी प्लाइंट हुकूमत आ जाए जो उनकी हर बात को माने। जैसे जब ज़िया-उल हक साहब आए तो सोवियत यूनियन को ख़त्म करने के लिए, उनकी ऑक्यूपेशन ख़त्म करने के लिए अफगानिस्तान में हमने मुजाहिदीन तैयार किए। जब मुशर्रफ साहब टेररिज्म का मसला था तो फिर हमने अमेरिका के कहने पे उनकी फेंटी लगाई, तो हमारा अपना मुल्क तो तबाह हो गया। तो अब अगर कोई भी लीडर ये करना चाहता है तो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के खित्ते की और एशिया की जो जियो पॉलिटिक्स है उसको नहीं समझता। तो और अगर नजम सेठी साहब ये मशवरा दे रहे हैं तो बड़ी ही अफसोस की बात है कि वो जानबूझ के कर रहे हैं। क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान में, जो पूरी अमेरिकन लॉबी है वो लगता है कि इस वक्त लंगोटा कस के तैयार है कि वो अमेरिका को दोबारा वहाँ यहाँ पर लेके आए। अफगानिस्तान में एंटी अमेरिकन, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैंने इसको ऐसे नहीं सोचा था, हमने यही सोचा, हम तो यही सोचते रहे कि अमेरिका के बेसिस जो है वो अफगानिस्तान की मॉनिटरिंग के हवाले से हैं, लेकिन ये जो आपने एंगल उसमें दिया है कि जब बेसिस आपने दे दें तो उसके बाद तो फिर वो किसी भी ताकत के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं। क्या सब क्या वजह है कि नवाज शरीफ साहब की बिहाफ पे ये कह रहे हैं, अपना नजम सेठी साहब उनसे मुलाकात, आपने देखा एक तस्वीर आई थी जिसमें अगर वो फेक नहीं है तो वैसे देखिए कि नजम सेठी साहब और नवाज शरीफ साहब कश्ती में, वो लंदन की किनाल है, सेंट्रल किनाल में, उसमें सफ़र कर रहे हैं। वहाँ से निकलने के बाद, उस सफ़र ख़त्म होने के बाद उन्होंने कह दिया कि नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि बेसिस देने में कोई हर्ज नहीं। ये क्या कहानी है? देखिए, इससे पहले उन्होंने कहा कि मुशर्रफ के वापस आने में कोई हर्ज नहीं। देखिए, मैं फिर से ये बात करूंगा, देखें ये जो झूठ बोल रहे हैं अपने से कर रहे हैं, मेरी अर्ज सुन। देखिए, अब आप ये जो अली अमान साहब, मुझे इनसे हमदर्दी है, क्योंकि 4 साल के बाद हल्कों में जाके कारकर्दगी की बात करने के बजाय वो एक खत और साइफर की कहानी है बेचारे। बेसिस की जो बेसिस के ऊपर गोली नहीं, मेरी अर्ज सुने ना। देखें, इनकी जो सारी कंस्पिरेसी की जो फेरी टेल है तो बहुत ही पोरली रिटर्न, डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्होंने बहुत सारे पैसे लगाए हैं सोशल मीडिया पे और स्क्रिप्ट राइटर्स पे। मगर वही साहब डोनाल्ड लू, जिनका नाम जाके चीख के इमरान खान साहब फॉरेन चैनल्स पे कहते हैं ही शुड बी फायर्ड फॉर, पता नहीं क्या कहते हैं, बैड फॉर एरोगेंस या शेयर एरोगेंस या समथिंग लाइक दिस, अल्फाज का है। तो उन्हीं साहब ने अपेरेंटली साइफर भेजा 6 या 7 मार्च को गालिबन। उन्हीं साहब को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ही थे ना, तो 15 मार्च के दिन गालिबन अमेरिकन पाकिस्तानी एम्बेसी जो वाशिंगटन डीसी में थी, वहां पे उनको बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया। इसी तरह इलेक्शन की जो खान साहब बात करते हैं कि मुल्क के सारे मसाइल का हल इलेक्शन है, 1.5-2 साल से अपोजिशन ये कह रही थी। चले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को उनको पता चल गया था। बेसिस का क्या? सर मुझे नहीं पता, जब तक मैं वो कॉमेंट देख नहीं सकता। मैं आपसे ये कहता हूँ, दूसरी बात, इनकी 2 ही बातें हैं। बेसिस का कैसे कंफर्म है उनको अगर नहीं पता? क्या नहीं कहते हैं बेसिस की। दूसरी इलेक्शन की जो बात करते हैं, तो इलेक्शन तो खान साहब को पता था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी उस टाइम, उनका इख्तियार था। आपको
कैसे पता है कि वाकई नजम सेठी कंफर्म है ये बात? वो क्या नहीं, सबको नहीं पता, पीएमएलएन के अभी असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल है। बड़ी अच्छी बात की थी। आप देखें दुनिया के अंदर जो रिजीम चेंज आई हैं, अगर आप ईरान को देख लें, डॉक्टर मुसद्दी को जिस तरह उस वक्त किंग और एस्टैब्लिशमेंट 52-53 की बात, यस 52 जो उनके प्रॉपर, क्योंकि 1906 के अंदर पहला आइन आया था ईरान के अंदर, और उसके बाद जो प्रॉपर इलेक्शन हुए 1952-53 के अंदर, उसके बाद जिस तरह 58 में उसे टॉपल किया गया और जिस तरह रिजीम चेंज हुई और जिस तरह इमर्ज हुआ आपके सामने खुमैनी साहब, उसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी आपके सामने ये चेंज आती रही है। जब भी आप कोल्ड वॉर स्टार्ट हो रही थी, किस तरह रिजीम चेंज हुई थी पाकिस्तान के अंदर, भुट्टो साहब को फांसी लटका दिया गया, जिस तरह फिर वो आया उसके बाद आपको जहाद फी सबिलिल्लाह के नाम पे पूरा धकेल दिया गया, आपका लिटरेचर चेंज कर दिया गया, और उसके बाद मुशर्रफ साहब को जिस तरह वो कू करके आए और जिस तरह उन्होंने दुनिया के ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक ले लूं। एक ब्रेक के बाद सरवर बारी साहब, हम थोड़ा पंजाब में जो मुमकिन इलेक्शन के हवाले से बहुत सी जो है खतरात महसूस किए जा रहे हैं उसके हवाले से भी बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। इससे पहले कि हम पंजाब के इलेक्शन की तरफ चलें, डॉक्टर नदीमुल हक साहब ने मुझे ज्वाइन किया। डॉक्टर नदीमुल हक साहब का आपको बताता चला जाऊं कि पाकिस्तान के डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग रह चुके हैं, जो इफेक्टिवली प्लानिंग कमीशन का हेड होता है, प्लानिंग मिनिस्टर ही एक तरह का होता है। जिस जमाने में डॉक्टर नदीमुल हक थे, और डॉक्टर नदीमुल हक ने वाशिंगटन में भी IMF के साथ काम किया, IMF के कंट्री हेड भी रहे एक से ज्यादा जगह पे। तो डॉक्टर नदीमुल हक साहब, मैं समझना चाहता हूं कि ये खबर आ चुकी है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के तमाम मामला जो हैं पाकिस्तान की हुकूमत और IMF के दरमियान तह पा चुके हैं। इससे पहले हमारे कानों में ये भी बात पता चली कि US के सेक्रेटरी ट्रेजरी जो हैं, उन्होंने जो मिशन चीफ गालिबन नथन पावर ये क्या है, उनको भी बुलाया था, उनको उन्होंने एक तरह से रिक्वेस्ट की थी ऑन द बिहाफ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो अब ये जो IMF से जब हो जाएगा एग्रीमेंट, तो कितनी एक आसानी हो जाएगी? बिकॉज हमें बताया जा रहा है कि सऊदी अरब से भी पैसे मिलेंगे, इसके बाद UAE से भी मिल जाएंगे, कतर से भी मिल जाएंगे, और भी चीज़ें होंगी। ये कितना क्रूशल होगा गवर्नमेंट के मसाइल हल करने में? देखिए जी, IMF इंटरनेशनल इमरजेंसी वार्ड है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ये 1944 ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट में तय पा गया था कि जैसे कि पुराने जमाने में कंट्रीज फंस जाती थी मुसीबतों में, पेमेंट्स नहीं कर सकती थी, बैंक टेक ओवर कर लेते थे, उसको उस निज़ाम को खत्म करने के लिए IMF को लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट बनाया गया। तो जो IMF के पास जाता है वो इंटरनेशनल इमरजेंसी वार्ड में चला जाता है। तो पाकिस्तान 23 बारी इंटरनेशनल इमरजेंसी वार्ड में जा चुका है। पाकिस्तान अपनी मामलात को तय नहीं पा सकता। अब IMF की जो एग्रीमेंट है हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है, इस वजह से क्योंकि अगर IMF ना पैसे दे, पैसे की इतनी बात नहीं, IMF बहुत थोड़े पैसे देता है, बट IMF का जो सर्टिफिकेट होता है वो पूरी दुनिया को चाहिए होता है। आपको दुनिया में कोई पैसे नहीं देगा विदाउट IMF सर्टिफिकेट। ये तो पता है हमें सब कुछ, लेकिन अब इसका जो अब एग्रीमेंट होगा, इससे हुकूमत के मसाइल में कितनी कमी हो जाएगी? देखिए जी, मसाइल में इतनी कमी होगी कि शॉर्ट टर्म आपको जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, लॉन्ग टर्म आपके मसले वहीं खड़े। ठीक है, आपका IMF जो अगले 1-2 साल की फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है, विच मीन्स जो आपने वो कर्जे देने हैं और जो आपने इंपोर्ट करनी है, उन चीजों का हिसाब लगा के थोड़ा सा आपको फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट आपकी पूरी कर देगी। कुछ अपने पैसे डालेगा, कुछ लोगों के पैसे डालेगा, बट उसके आगे कोई समझौता नहीं है, बिकॉज हमें मुल्क में अपने रिफॉर्म करने हैं। रिफॉर्म ये करने हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट 12% GDP है, हमारी इन्वेस्टमेंट तकरीबन 25-30% GDP होनी चाहिए, इंडिया और बांग्लादेश। लेकिन डॉक्टर साहब, अब हमने देखा डॉलर बदकिस्मती से 215 रुपए पे ट्रेड मार्केट पे बिक रहा था, मिल भी नहीं रहा था। ये सूरत हाल में कितनी कमी हो सकेगी? डॉलर कहां जाके ठहरेगा? जब IMF के पैसे आ जाएंगे और IMF का सर्टिफिकेट आ जाएगा और लोग भी पैसे डालेंगे, तो डॉलर की सूरत हाल में कुछ स्टेबिलिटी आ जाएगी। पर मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि डॉलर 200 से नीचे आ जाएगा, नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, ना मायूस करें, हमारा तो ख्याल था कि आ जाएगा 180 पे। बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा, डॉलर इसी लेवल पे तकरीबन रहेगा, 5-10 रुपए कम हो जाएगा, पर इधर ही रहेगा। अच्छा, ऑयल प्राइसेस में जो कमी आ रही है, पाम ऑयल में जो कमी आई है, वो बड़ी अच्छी खबर है। जो ऑयल क्रूड में भी कमी आई है, पाम में भी, उससे कितना हमें मदद मिल सकेगी हुकूमत को? देखिए, उससे मदद जरूर मिलेगी। एवरी डॉलर प्राइस इन द प्राइस ऑफ ऑयल जो कम होता है, आपका चंद $100 मिलियन का असर पड़ जाता है। बिल्कुल बात सही, आपको इससे फायदा जरूर होगा, बट हमारे जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि हमारी इंपोर्ट डिमांड बहुत ज्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट सप्लाई बहुत कम है, हमारे हुकूमत के अखराजात बहुत ज्यादा है, हमारी टैक्स रेवेन्यू की रिसीट बहुत कम है। इन चीजों को हमें सॉल्व करना है।
कैसे सॉल्व करना है वो इस तरह के हुकूमती इदारों के कुछ डिपार्टमेंट बंद करने पड़ेंगे, कुछ सरकारी अफसरों को फायर करना पड़ेगा। ये खुदा की तरफ से नहीं है कि आप सरकारी अफसरों को गॉड गिवन गारंटी देते हैं कि सारी जिंदगी राज करेंगे, और ये खुदा की तरफ से नहीं है कि जनाब हर इन्वेस्टर बड़े सेठ को आप एग्जाम्पशन देंगे। ये भी एग्जाम्पशन बंद करनी पड़ेंगी। एक कंपेटिटिव निजाम बनाना पड़ेगा जहां कुछ नहीं। महंगाई पे कंट्रोल हो पाएगा सर कि नहीं हो पाएगा डॉक्टर साहब? महंगाई पे कंट्रोल एकदम नहीं होगा। IMF की एग्रीमेंट से कुछ कमी आएगी, बट ये नहीं होगा कि एकदम कम हो जाए। महंगाई का निजाम तब कम होगा जब आप कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो और सप्लाई ज्यादा हो। हमारी महंगाई का निजाम इसलिए ज्यादा है कि हमारे पास सप्लाई कम है और हमारे पास जो सरकारी खर्चे बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के डेवलपमेंट प्लानिंग कमिश्नर रह चुके हैं, IMF के साथ बहुत काम किया, उन्होंने कंट्री हेड भी रह चुके हैं, वॉशिंगटन के ऑफिस में भी बहुत ज्यादा काम किया डॉक्टर नदीम हक ने। वो हमें समझा रहे थे कि किस हद तक फर्क पड़ेगा, किस हद तक फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम डॉलर में 5 से 10 रुपए की कमी जो है हो सकती है। आगे चलते हैं, जरा पंजाब की तरफ आते हैं। सरवर बारी साहब, हम मसलसल बहुत ही डिस्टर्बिंग खबरें हमें मिल रही हैं, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने तो आज अपने सेमिनार में भी ये कहा कि पंजाब में जिस किस्म की मैनेजमेंट करने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन को, उससे पाकिस्तान का इंस्टीट्यूशंस भी तबाह होंगे, यानी अदालतें, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, पुलिस, और फिर जो पूरा एक मॉरल सिस्टम है। तो क्या खबर है आपके पास कि किस किस्म की प्री पोल रिगिंग जो है उसकी खबरें आ रही हैं? देखिए मोहित, मैं अभी काम कर रहा था कि पाकिस्तान में जो रिगिंग या जिसको हम कहते हैं कि इलेक्शन के जो नतीजे हैं वो मुस्बत निकल आए, और उसके लिए क्या क्या हरबे इख्तियार किए जाते हैं। तो अभी तक मैं कोई 122 हरबे जो हैं वो एनलिस्ट कर चुका हूँ पिछले 122 ना करें बारी साहब, मेरे ख्याल था 10-12 होंगे। मैं अगर कोई मेरा तो ख्याल था 10-12 ही हरबे होंगे। 122 जो हरबे हैं जो इस्तेमाल किए जाते रहे हैं माजी के इंतखाबात में, वो मैं आपके चैनल के जरिए पब्लिक को दिखाना चाहूँगा। और उसमें तकरीबन 25 हरबे ऐसे हैं जो मुसलसल 2 इंतखाबात के दरमियान चलते रहते हैं, जिनको मैं कहता हूँ परपीचुअल जो रिगिंग है वो जारी रहती है। जैसे हम देखते हैं कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस तरह नॉमिनेट होता है पाकिस्तान में, उसकी अपॉइंटमेंट होती है, जिस तरह ROs को नॉमिनेट किया जाता है, जिस तरह फिर DROs होते हैं, फिर किस तरह जो है प्रिजाइडिंग अफसर हैं, फिर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर्स हैं, वो सारे, और जानबूझ के बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जाती हैं जिनकी वजह से जो लोकल इन्फ्लुएंशियल है उसको बेनिफिट होता है। मसलन अगर मैं पोलिंग स्टाफ का हिस्सा हूँ, तो जहाँ पर जाके मेरी ड्यूटी लगी है किसी दूर दराज गांव में, तो जाहिर है वहाँ गवर्नमेंट मुझे कोई किसी जगह बंदोबस्त करके नहीं देती है रहने का, वो मुझे थोड़ा सा अलाउंस देती है। और नहीं तो 7-8 अगर बड़े तरीके आप बताएं जो इस वक्त हमें पंजाब में नजर आ रहे हैं। तो चले DMG ग्रुप है, DC का रोल है, यूनियन जिला काउंसिल का रोल है, लिस्टों का रोल है, डिलिमिटेशन का है, क्या बड़ी चीजें नजर आ रही? एक काम जो अभी हो रहा है और वो खुशाब में हम देख के आए हैं कि वहां पर जिन धड़ों की आपस में लड़ाइयां थी और उन्होंने एक दूसरे के ऊपर केसेस किए हुए थे, उन केसेस को विड्रॉ किया जा रहा है, उनके दरमियान सुलह करवाई जा रही है, जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और उसमें रियासती अदारे उसमें मुलव्वस हैं, और वो उनका जो असर और सूख है उसको यूज किया जा रहा है, और ये एक बहुत अहम हो रहा है जो कि देखने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिन्हें अलायंसेस बना रहे हैं, लेकिन ये चीजें हैं। हाँ। इसी तरह आप देखें कि कुछ लोग, अगर आप देखें 8300 पे अगर आप शनाख्ती कार्ड नंबर डालते हैं तो आपको पूरी मालूमात आ जाती हैं कि आपका पोलिंग एरिया कौन सा है, आपका खाना नंबर क्या है, आपका सेंसस ब्लॉक क्या है। ठीक है, लेकिन आपको हैरानगी होगी ये जानकर। मैं आप मेरे साथ ही हैं, आप मेरे साथ हैं बारी साहब, मैं जरा दोनों अपने बारी साहब आप मेरे साथ ही हैं, अगले सेगमेंट भी मेरे साथ है, जरा इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए नवाज जवान साहब, अली साहब, PMLN का आर्गुमेंट ये होगा, अभी कहेंगे तो नहीं क्या नहीं सब, ये उनका आर्गुमेंट ये होगा कि यार जो सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं 2018 में आप लोगों के लिए ये सब कुछ किया गया था, इसी तरह से अलायंसेस बनाए गए थे, लोगों को जोड़ा गया था, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हुई थी, तो अब क्या खराबी है अगर उनके लिए हो रहा है?
मतलब नून लीग तो ये कह सकती है कि 1980 से अगर देखा जाए कि मतलब जो नॉन लीडर को लीडर कैसे बनाया गया, वजीर आला बनाया गया, मिनिस्टर बनाया गया, वजीर आजम बनाया गया, पार्टी कैसे बनाई गई, वो तो चीज़ समझ आती है। और ये पाकिस्तान पर देखें, जब हमारा कमीशन बना था, जब हमने कहा था रिगिंग हुई है, तो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने जो कमीशन रिपोर्ट दी थी 72 पॉइंट्स बताए थे, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वे आउट निकालना चाहिए। दुनिया जिद्दत आ गई, आपका हमसाया मुल्क इंडिया है जहाँ ये यूज़ कर रहा है 88 के बाद से स्टेप वाइज कर रहा है, बट वो हमने एक कोशिश की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाने की, ओवरसीज वोटिंग देने की, बट इन्होंने आगे खत्म कर दी। खुद ये कहते हैं कि जो लास्ट इलेक्शन वो धांधली ज़्यादा था, वो तो अगर आप समझते हैं ईवीएम ठीक नहीं थी तो उसमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत थी, आपने उसको खत्म तो कर दिया पर उसमें रिफॉर्म्स नहीं लेके आए। इट मींस दे आर बेनिफिशियरी ऑफ दैट सिस्टम। देखिए, एक 2008 का इलेक्शन होता है तो वो कहते हैं इसको कैसे रोकती? वो ये जो प्री पोल रिगिंग हो रही है, अलायंसेस बन रहे हैं, इसको ईवीएम तो नहीं रोक सकते। मैजिक एक प्री पोल होती है और ऑन डे होती है। एक पहले कहा गया 2008 के अंदर, आपको याद है, कोई मैजिक इंक आ गई है, फिर कहा गया जरदारी सामने आरओ का इलेक्शन था, फिर आरटीएस का इलेक्शन है। आप देख चुके हैं ना सारी चीजें, तो आपने आगे की तरफ बढ़ना है, पर हम बढ़ने को तैयार क्योंकि हम बेनिफिशियरी हैं सिस्टम के। जो प्री पोल रिगिंग है वो आपके सामने है कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन का रोल है, आप देखते हैं कि डस्का में इलेक्शन होता है, इलेक्शन कमीशन 3:30 बजे नोटिस लेता है, 23 हल्कों का मसला, 23 यूनियन काउंसिल्स का मसला होता है और नल वॉइड करार दे देता है। अब इस तरह कराची में होता है और कराची के अंदर 8.2% वोटिंग रेशियो निकलती है, एक बंदा हलाक हो जाता है, एक क्रिटिकल जख्मी होता है, 10 जख्मी होते हैं और सेम डे उसको नोटिफाई कर दिया जाता है। दूसरी तरफ पंजाब के अंदर जो 5 रिजर्व सीटें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको नोटिफाई नहीं किया जा रहा होता। और वो क्यों नहीं किया जा रहा? जो इलेक्शन कमीशन अब, और उसके बाद इसको कैसे हम समझें कि जो 5 जैसे कहते हैं इन्होंने नॉमिनेट किए हैं रिजर्व सीट्स पे, उसको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो पंजाब असेंबली में उसको कर नहीं रहा, नोटिफाई नहीं कर रहा? देखिए, इसका मुझे फ्रैंकली इसकी डिटेल से मैं आगाह नहीं हूँ, मगर इलेक्शन कमीशन फायदा हो रहा है ना हमजा को, वरना दोनों के 173 देखिए, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, उसके अपनी उसके अंदर ग्रीवेंसेज लेके जाए जिस तरह हम पहले लेके गए, इस तरह तो फिर हमारे भी ग्रीवेंसेज रहे कि फॉरेन फंडिंग केस में इतना इल्तवा रहा है, तो हमेशा हर किसी की ग्रीवेंसेज होते हैं, वो एक इदारा उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए। मगर इनके 168 है, वो 5 इनके हैं, मिल जाए 173 हो जाएंगे। चले जो भी है, दोनों साइड बराबर हो जाए। देखिए, कोई भी सियासी जमात हो, उसका पूरा राइट होता है, अगर इलेक्टोरल लॉज के तहत कोई उनका राइट बनता है तो उसकी दरख्वास्त देना और वो ग्रीवेंस रेज करना और इलेक्शन कमीशन को उसका एड्रेस करना उनकी आईनी जिम्मेदारी है। इसमें मुझे फ्रैंकली इस मामले की डिटेल्स नहीं पता, बट ओवर आर्चिंग ये चीज़ सब पे अप्लाई करनी चाहिए, तो इसमें कोई इशू नहीं है। जो अवान साहब ने बात की ईवीएम्स के बारे में, देखिए ईवीएम्स अगेन ये जिस तरह ये साइफर है ना, इस तरह ये ईवीएम्स हैं, क्योंकि ये चाहते थे कि जो ईवीएम्स जो ये काम 2018 में हुआ था ना, ये और आसान हो जाए। अच्छा। और मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। देखिए, ईवीएम्स अभी दुनिया के अंदर मेरे ख्याल से जरा आउट ऑफ 167 डेमोक्रेसीज शायद सिर्फ 8 डेमोक्रेसीज हैं या 9 डेमोक्रेसीज हैं जहाँ पे ईवीएम इस्तेमाल हो रही है। हमने एक सेमिनार अटेंड किया जिसमें फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी यूज करते हैं, वहां पे यूज कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि हमें नेशनल स्केल पे ईवीएम लाने में 22 साल लगे। ठीक है। 1980 की दहाई के अंदर उन्होंने शुरू किया केरला से, और फिर बाद में तकरीबन 22 साल बाद उन्होंने नेशन वाइड किया। उन्होंने कहा जिस तरीके से आप कर रहे हैं ये भोंडा तरीका है, ये इल एडवाइज्ड है, उसके अंदर 50 सेफ्टी कंसिडरेशंस होती हैं, इसको आपने टेस्ट हैकाथॉन्स होती हैं जिसमें आप बैनुल अक़वामी लोगों को इन्वाइट करते हैं, लोकल लोगों को इन्वाइट करते हैं कि उसको हैक करने की कोशिश करें, उसको फूल प्रूफ करें। ये इस तरीके से, जिस तरीके से ये चाह रहे थे कि अगले इलेक्शन में अचानक मशीनें बन जाए और उसके अंदर ये चिप डाल दें और जो मर्जी करना चाहते हैं। इन एनी केस पॉइंट है कि अगर ये वाकई जेन्युइनली चाहते, देखिए इस मुल्क में पायलट भी हुई पहले ईवीएम, उसके नतीजे ब्रेक में अगर ये सिंसियर एफर्ट होती तो ये खुद भी जिम्मेदाराना तरीके से इसको स्लोली मैं इसको मजीद समझते हैं, क्योंकि हमारे साथ हैं जनाब सरवर बारी साहब, जो को बहुत उनका एक्सपीरियंस इन चीजों में। आफ्टर ब्रेक वेलकम बैक, सीधा चलते हैं सरवर बारी साहब की तरफ, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफन के सरबराह रह चुके हैं। पाकिस्तान के इलेक्शन के कवानीन और प्रोसीजर्स पर बड़ी गहरी उनकी नजर है। बारी साहब, आप पहले बात कर रहे थे कि प्री पोल रिगिंग के क्या तरीके हैं, अभी बात कियानी साहब ने की कि इलेक्टोरल वोटिंग मशीन जो थी, अवान साहब का ख्याल है कि वो कोई हल था, लेकिन कियानी साहब को शक है कि उसको मैसिव रिगिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, और हिंदुस्तान में 22 बरस लगे उसको ऑपरेशन करते हुए। और दुनिया में सिर्फ 9 डेमोक्रेसीज ऐसी हैं 170 में से, ये 160 मुल्क हैं जो इसको इस्तेमाल करते हैं। क्या है इस पर आपका रद्द-ए-अमल? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो दलील है कि दूसरे मुल्कों ने 22 साल लगाए थे तो इसलिए हमें भी 22 साल लगाने चाहिए, ऐसी बात नहीं है। जो जिस तजर्बे से इंडिया गुजरा है या बाकी मुल्क गुजरे हैं, उन तजर्बों से हम सीखते हैं, और यही इंसानी तारीख का एक तरीका रहा है कि हम दूसरी कौमों से सीखते हैं, हम तारीख से सीखते हैं और वो गलती नहीं
वो करते हैं। लेकिन एक बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैंने 122 तरीके अभी तक जो लिखे हैं, उनमें से तकरीबन 67 के लगभग ऐसे स्टेप्स हैं जहां पर अगर ईवीएम आ जाए तो वो सारे के सारे एलिमिनेट हो जाते हैं एक ही मशीन के जरिए। और गालिबन यही वजह है कि ईवीएम को नहीं लाया जा रहा है। लेकिन मुझे हैरानगी होती है जब वो जिन्होंने इलेक्शंस एक्ट के सेक्शन 93 और सेक्शन 104 को के लिए वोट दिया था, इलेक्शंस एक्ट 2017 को अप्रूव किया था, उसको पास किया था, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वो कौन-कौन थे? वाज़ेह तौर पर उसमें PMLN उसमें है, कौन-कौन सी जमातों ने वोट दिया था? जी मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, JUIF है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, PTI है, सारी उस वक्त की जो पार्लिमानी जमातें हैं सब ने मुत्तफिका तौर पर इलेक्शंस एक्ट 217 पास किया था। उसका सेक्शन 93 और 104 जो है वो बहुत वाज़ेह तौर पर यह तय करता है। और उसी की रोशनी में फिर इलेक्शन कमीशन ने अपना जो स्ट्रेटेजिक प्लान 2019-2023 बनाया, उसमें उन्होंने वादा किया कि वो उसको पायलट करेंगे, और इलेक्शन कमीशन आज तक अपना ये वादा पूरा नहीं कर सका और ना ही पायलट किया। तो अच्छा सर रुके इसमें मैं सर क्या नहीं सब इसकी सर रुके क्या सर उस वक्त जब सपोर्ट किया तो माइंड कैसे चेंज हो गया? नहीं उस टाइम पे बिल्कुल माइंड चेंज नहीं हुआ। उनसे कहीं इश्क पढ़े, वो पायलटिंग के हवाले से लिखी हुई है कि ईवीएम को बतौर पायलट हम उसको आजमाना चाहिए। उसके ऊपर बिल्कुल ये नहीं था कि इलेक्शन इसके तहत होंगे, कोई कैटेगोरिक बात नहीं थी। दूसरी बात ये है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि 2 बाई इलेक्शन में फिर ये पायलट हुई भी, उसके नताइज अच्छे नहीं आए। अच्छा उसके हाँ जी बिल्कुल, और ये भी आप इलेक्शन ये दिस इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। सो इसीलिए आप किसी भी चीज को इन प्रिंसिपल रिजेक्ट या एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मगर मैं इस चीज पे अभी भी कायल हूं कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को इस्तेमाल करना है तो किसी भी टेक्नोलॉजी को रोल आउट की स्टेजेस होती हैं, उसको जिम्मेदाराना तरीके से आप करें, पहले पायलट करें। अगर अच्छे तरीके से वो चल जाती है तो उसको फिर आप आगे आजमाएं। मगर जिस तरीके से ये चाह रहे थे, एक इररिस्पांसिबल तरीके से, एक मशीन बनी नहीं है, सीपी ने किया नहीं ना। नहीं सर, जिस तरीके से ऑर्डिनेंस के तहत ये लाना चाह रहे थे कि ईवीएम की मशीन अचानक जो मशीन बनी नहीं है वो इस्तेमाल नहीं किया ईसीपी ने इसका टेस्ट ट्रायल कैसे किया? नहीं सर, पहली बात तो ये है कि सिर्फ एक जगह पे पायलट हुई पेशावर में, उसकी रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है इलेक्शन कमीशन के पास। उसकी रिकमेंडेशन में बहुत स्ट्रांगली लिखा गया है कि इसको बार बार पायलट किया जाए। उसको कहीं नहीं लिखा गया, उस रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। उसमें आखिरी रिकमेंडेशन है इलेक्शन कमीशन की उस रिपोर्ट की बेस पे कि जो ईवीएम का इस्तेमाल है वो हर देहात में होना चाहिए, हर मोहल्ले में होना चाहिए, ताकि लोगों को इसकी सूझबूझ हो सके। और इसका उन्होंने स्ट्रेटेजिक प्लान में वादा किया था। तो इसलिए थोड़ी सी हैरानगी होती है जब वही जमातें जो साइन करती हैं और फिर उसके ऊपर बैकआउट करती हैं। 5 साल से कुछ नहीं हुआ, उसके ऊपर पेशरफ्ती नहीं हुई। एक दफा पायलट करने से चीजें पायलट नहीं कहला सकती। इसी तरह ओवरसीज वोटिंग का जो है वो बाई इलेक्शन जो 37 हुए थे 2018 के जनरल इंतखाबात के बाद, उसमें आई वोटिंग का तजर्बा किया गया, उसके बाद उसको भी रोक दिया गया। तो अभी बाई इलेक्शन हो रहे हैं, अभी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें करके हम एस्टेब्लिश कर सकते थे कि इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। लेकिन ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये जो 60-70 हरबे हैं रिगिंग करने के, अगर ईवीएम हो तो वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, वो एलिमिनेट हो जाएंगे। एमान साहब, ये तो वैसे आपकी हुकूमत के ऊपर बड़ी नालायकी का एक इल्ज़ाम लगता है कि आप हुकूमत में हैं अगस्त 2018 से, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पायलट करना था और आप चाहते भी थे ईवीएम का, नहीं हो सका। अच्छा, वो काम तो इलेक्शन कमीशन का, पर माशाल्लाह मैं तो हैरान हूँ, 170 मुल्क गिनवा दिए गए और जिसमें कहा गया कि डेमोक्रेसी तो वैसे है नहीं। 167 फैक्ट्स का कोई ताल्लुक नहीं असल में पीटीआई का, तो इसलिए कोई बात नहीं सर, वो आप मुझसे पूछ रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। 167 डेमोक्रेसी, लोग जो दुनिया के अंदर रहते हैं वो डेमोक्रेसी के सिस्टम के अंदर रहते हैं। मेरे पास उसमें से, अच्छा बात तो सुन लिया करें, अब तो 8 में से तकरीबन 7.5-8 सर वो पूछ रहे हैं मुझसे, अगर आप घबराए ना, जवाब दें। अच्छा चले बात, फिर चले उनको बुरी लगती हैं चीजें, होता है गवर्नमेंट में आके ऐसा होता है। फिर उसके बाद देखें जो डिजिटल बैंकिंग है वो क्या है, वो क्या इंटरनेट बेस्ड है। आपकी दुनिया में सबसे चीज जो सेफ रखते हैं वो रोज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप अपने इस फोन के जरिए दुनिया में कहीं भी पैसे भेज सकते हैं, कहीं से भी मंगा। खैर फिर भी वो कंजर्वेटिव थिंकिंग से थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है, हम नहीं निकलते। देखिए ना, हमें कहा गया कि कोरोना जो इंडिया कर रहा है, जो दुनिया कर रही है, कि आप लॉकडाउन कर दें। हम उस मेथड पे नहीं गए, आज दुनिया में अप्रिशिएट कर रही है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं आईफोन इसलिए इस्तेमाल नहीं करूंगा पाकिस्तान के अंदर क्योंकि आज तक आईफोन पाकिस्तान में यूज नहीं हुआ, तो कोई मुझे अक्लमंद तो नहीं। ये तो आपने चले उनकी मैं नहीं बात नहीं कर रहा,
ECP को नहीं आप स्टीयर कर सके कि टेस्टिंग कर। ECP एक ऑटोनोमस बॉडी है। ECP ने जो करने, देखिए दो, अगर कमीशन रिपोर्ट में वो कह रहा है 2013-14 के अंदर कि आपने जो नेक्स्ट इलेक्शंस कराने हैं उस वक्त आपने इसको पायलट करना है और इसको अपनाना है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स होती हैं 2017 के अंदर, जिसमें तमाम पार्टीज कहती हैं, जैसे बारी साहब कह रहे हैं कि नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर पायलट करते करते ऊपर आप जाएंगे और आपने इसके ऊपर ई वोटिंग के ऊपर जाना है। आप टेक्नोलॉजी देखें, ECP के ऊपर तो बाइंडिंग नहीं ना, पीरजादा साहब से ले, स्ट्रेटेजिक प्लान था, मैं ये नहीं कर किससे ले, उन्होंने कहना इंटरनेशनल बिडिंग करनी है, जो बेस्ट अवेलेबल आपके पास मशीन आपने। बट अगर मैं ये माइंडसेट बनाऊं, देखा पाकिस्तान में एक जमाना था, जमाना था जब मौलवियों ने फतवा लगा दिया कि जो स्पीकर फोन यूज करेगा काफिर हो जाएगा। आज वो खुद यूज कर रहे हैं, तो कंजर्वेटिव माइंडसेट से और एक इस तरह के माइंडसेट से आगे बढ़ने के वक्त ही खत्म हो गया। मैं कियानी साहब को मजीद इसमें लेना चाह रहा था, लेकिन वक्त खत्म हो गया। ये बहुत दिलचस्प गुफ्तगू और बहस आपने देखी, फैसला आपका नाज़रीन हमेशा की तरह। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।